आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि हम NCERT की सभी बुक क्लास 6 से क्लास 12 तक डिस्कस करते हैं, जिसमें कि SST की जो सारी बुक हैं वही डिस्कस की जाती है। और आज इसी क्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो चलते हैं इस क्रम में, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहली स्लाइड है आपके सामने। इसमें स्पष्ट लिखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो आपको सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर पता करना है। जैसा कि आपको इसमें लग रहा है, देखो ग्रोथ में आपको दिखा रहा है कि जैसे ये मानो 2001 का आंकड़ा, ये 2010 का, 13, 15, 17, 18 ऐसे देखो। तो इसमें क्या संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे किसी देश की इकोनॉमी कभी 100 थी, तो अगले साल वो बढ़कर हो गई 102, उसके बाद हो गई 103, 105। तो इसको बोलेंगे ग्रोथ, यानी संख्या में वृद्धि होनी। और डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में क्या इंक्लूसिवनेस होना चाहिए सब में, इंक्लूसिवनेस। अब इंक्लूसिवनेस में क्या क्या हम देख सकते हैं। इंक्लूसिवनेस में आप देखो तो आपको मिलेगा कि सभी का लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा आप देखो लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री की हम बात करें तो जैसे किसी कंट्री की ग्रोथ पर आते हैं हम। किसी कंट्री की इकोनॉमी मानो 100 रुपये थी, तो वो बढ़कर 102, 104, 105 हो गई। ये तो हो गया ग्रोथ की बात। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में हम एक बड़ा कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें सारी जो पॉपुलेशन है उसका हम न्यूट्रिशन का लेवल देखेंगे कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके सभी वर्गों को, सभी एज ग्रुप, बच्चे हों बूढ़े हों, सभी को बराबर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए उनका। और हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक्सपेंशन एंड रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशंस और सैनिटेशन। इन सबको इंक्लूड करेंगे कि वो सब उनको पिछले साल की तुलना में इस साल में उनमें कितना इजाफा हुआ है। लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और सारे वेरिएबल्स जो कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है, लाइफ ऑफ क्वालिटी है, उसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी पूरी क्वालिटी जो लाइफ है वो उस पर डिपेंड करे, तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो अब आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, मैं थोड़ा सा कंपेरिजन आपको इसमें बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट है ग्रोथ, इसमें इसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है। और डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो सबसे मेन जो डिफरेंट है वो है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और आपका डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटिव है। तो ये इसमें मेजर अंतर था। और इसके अंतर क्या हो सकते हैं जिनको हम आगे की स्लाइड में सीखते हैं। देखो स्लाइड में दे रखा है आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखो, ग्रोथ इज फिजिकल चेंज whereas development is overall development of the organism. The main difference between both are, देखो growth is change of physical aspect of the organism, development is overall change and progressive change of the organism। मतलब जैसे फिजिकल चेंज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी कंट्री में पिछले साल 1000 किलोमीटर की क्या थी, रोड थी, अगले साल बढ़कर वो हो गई 2000। इसका मतलब उसकी फिजिकल ग्रोथ में थोड़ा सा वो हुआ। तो देखो क्वांटिटी में भी इसके फर्क पड़ गया और उसके फिजिकल चेंज भी हो गया। तो इसको बोलेंगे हम ग्रोथ। और यदि हम देखें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में कंसेप्ट ये होगा
कि उस पर्टिकुलर जो रीजन था या जो सड़क थी उस पर जो व्हीकल चल रहे थे उनके द्वारा जो एमिशन होता था, किसका, कार्बन एमिशन, यानी वो यदि चलेंगे तो पोल्यूशन भी करेंगे, पोल्यूशन के लिए वो ईंधन जलाएंगे यानी अपना फ्यूल जलाएंगे, उसमें से कुछ एमिट होगा, तो वो एनवायरनमेंट पर कितना फर्क डाल रहा था 2018 में, और अगले साल में वो कितना कम किया या कितना एफिशिएंट हुआ। तो ये होता है डेवलपमेंट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक बड़ा एरिया है और डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है ग्रोथ। अब इसमें और कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे इक्विलिटी, कि सभी वर्गों में इक्विलिटी हो, एजुकेशन हो सकता है डेवलपमेंट में, हेल्थ की फैसिलिटी हो सकती है, और ये लाइफ इक्विलिटी मतलब लाइफ स्टैंडर्ड, इसके अलावा ग्रोथ। तो ये बड़ा कंसेप्ट हो गया डेवलपमेंट का, और ग्रोथ उसका एक क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो ये आप हमें इसमें पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी रोड की ग्रोथ हो रही है किलोमीटर के हिसाब से और उसकी क्वालिटी में भी इंप्रूव हो रहा है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये इसमें समझना था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो था डिफरेंस, तो ये हमें इसमें समझना था। चलते हैं आगे। बहुत ही आसान चीज है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बट डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंज। देखो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पिछली बार किसी देश की ग्रोथ 100 थी तो इस बार 102 हो गई, तो हम पता लगा लेंगे कि उसमें 2% वृद्धि हो गई, 2% की ग्रोथ हो गई। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मेजर करना बहुत ही टफ है, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते कि हमारा वायु का या हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारे क्लाइमेट का कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। इतना आसान नहीं होता इसका पता लगाना, क्योंकि इसका जो चेंज है ये कई सालों में जाकर पता लगते हो। तो हम कंपेयर करें तो इसको ग्रोथ को मेजर करना डेवलपमेंट की तुलना में बहुत ही आसान है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कितने चेंज आपको बताए इसमें, 6। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जितना जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो 6 पॉइंट है वो 6 आपको लिखने भी हैं और इसको समझना भी है। चलो तो अब हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। मीनिंग में स्पष्ट लिखा है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज फॉर ए बेटर लाइफ, डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट। देखो इसमें क्या होता है कि बेटर लाइफ के लिए जो चेंजिंग होगा, पिछले साल की तुलना में लाइफ स्टैंडर्ड कैसा था, इस साल लाइफ की गुणवत्ता में या उसकी क्वालिटी में कितना प्रभाव पड़ा है, इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट। जैसे पिछली बार किसी बच्चे को न्यूट्रिशन लेवल कम था और इस साल न्यूट्रिशन लेवल क्या हुआ, उसका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये डेवलपमेंट के एरिया में आएगा। पिछली बार हम कम लोगों को यानी लेस लोगों को क्या कर दे पा रहे थे, एजुकेशन, और इस साल हमने ज्यादा लोगों को इंक्लूसिव किया, तो ये डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है। फिर भी हम इसको सीखते हैं आगे। इसमें कौन कौन सी चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली 4 चीज है। एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, यानी वो सारी चीजें जो कि लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो एसेंशियल चीजें हैं। तो उन चीजों की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी कर पा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया होगा। हाउ लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल, मतलब इक्विलिटी, सबको सारे जो रिसोर्सेज हैं, जिस पर्टिकुलर कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनका बराबर सबको क्या हो,
डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो उसका बराबर सबको फायदा मिले, तो उससे क्या होगा, लाइफ बढ़िया होगी। जैसे किसी को तो अच्छी एजुकेशन मिल रही है और किसी को एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रही। सेम किसी को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है किसी को, और किसी को हेल्थ फैसिलिटी मिल नहीं, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो उनके पास पैसे नहीं होंगे या बहुत ही कॉस्टली होगा मेडिसिन होगा। मेडिसिन को आप कुछ लोग तो आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सेम अगली चीज हम इसमें देखें कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, किसी के पास ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है, कोई तो बहुत अच्छा पानी पी रहा है, और बड़े बड़े शहरों में हम देखें तो जो पाइप्ड वाटर होता है जो कि म्युनिसिपल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें बहुत तरह के कंटामिनेशन होते हैं। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें आरओ वगैरह का यूज कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को वही पानी पीने की मजबूरी होती है, तो ये बेटर नहीं हो पाएगी लाइफ। अगला है हाउ पीपुल शुड लिव टुगेदर, मतलब वहाँ के लोगों में सामंजस्य भी होना चाहिए, कोऑपरेशन की भावना भी अच्छी होनी चाहिए। कोऑपरेशन की भावना आती किससे है, डेवलपमेंट से। जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा वहाँ के लोग उतने ही संपन्न होंगे और उतने ही एजुकेटेड होंगे, उतने ही हेल्दी होंगे, तो वो साथ में रहने में ज़्यादा विश्वास करेंगे न कि लड़ने में। इक्वलिटी का पॉइंट पहले आपसे डिस्कस कर चुका, तो ये बेसिकली 4 इसके पैरामीटर्स थे जिसको हम डेवलपमेंट में नाप सकते हैं। चलते हैं आगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स सॉरी। तो इसमें हम सीखेंगे कि एक सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जिनका इनकम लेवल बहुत अच्छा होगा, तो उनका डेवलपमेंट लेवल भी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम का लेवल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। हम सीखेंगे कैसे। इसमें सबसे पहली चीज सीखो आप, पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर देम। मतलब लोग जो हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो हमेशा उसी चीज की डिमांड करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो उनकी एस्पायरेशन और उनकी डिजायर्स को फुलफिल करता हो। जैसे बेसिक डिजायर की हम बात करें तो आदमी को फूड अच्छा मिलना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए और रहने के लिए घर होना चाहिए। तो ये बेसिक नीड होती हैं। इनकी नीड पूरी होने के बाद में फिर आदमी आगे बढ़ता है। अब क्या हो सकता है कि एक ही टाइम में एक ही टाइम में 2 लोगों के जो डेवलपमेंट की जो गोल्स हैं या डेवलपमेंट की जो डिजायर्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये किसका रिजल्ट होंगी, कन्फ्लिक्ट का। उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। एग्जांपल समझिए, एक तरफ रिच आदमी है और एक तरफ पुअर आदमी है, तो इसकी नीड होगी कि मुझे 2 वक्त की रोटी मात्र मिल जाए, ये इस पे ध्यान देगा। और इसका ध्यान होगा कि ठीक है, मैं तो सारी चीज़ों को एंजॉय कर ही रहा हूँ, सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास हैं, तो मैं किस तरह और अपनी फैसिलिटी को बढ़ाऊं। जैसे सपोज इसके पास बहुत अच्छा मकान है तो ये उसको और अच्छा बंगला बनाने की कोशिश करेगा, इसके पास गाड़ी है तो ये और अच्छी लग्जरी गाड़ी लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका गोल अलग है और इसका गोल अलग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है। आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में है जो अभी मैंने आपको चीज बताई कि यहां 2 चीजें बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया गाड़ी और घर का एग्जांपल देके। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। देखो इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं कि वही डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, यानी जिसकी इनकम कम है और एक जिसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसके एग्जांपल से हम यहां समझते हैं कि इसके लिए तो गाड़ी रखना डेवलपमेंट हो गया और इसके लिए भोजन डेवलपमेंट हो गया। अब इसमें एक अच्छा एग्जांपल समझिए, ये जो अच्छी इनकम वाला व्यक्ति है या इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट अलग होंगे। एग्जांपल लीजिए ट्राइब्स और जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका एग्जांपल।
तो ट्राइब्स जो लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड के लिए क्या करेंगे, फॉरेस्ट जो है, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंस है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे, क्योंकि फॉरेस्ट से वो अपनी डेली नीड्स को पूरी करते हैं। लेकिन इनकी नज़र में फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना क्या होगा, गलत होगा। बाकी ये अपनी बेसिक नीड को, यानी ये जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, जो ट्राइब्स मान सकते हैं हम, गरीब लोग भी मान सकते हैं, वो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे पेड़ों को काट सकते हैं, या एग्रीकल्चरल जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो वाटर और एनवायरनमेंट दोनों क्या होंगे, डिग्रेड। और ये आदमी उसके प्रति ज़्यादा कॉन्शियस है कि ये लोग क्यों इसको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये इन दोनों का अलग अलग कन्फ्लिक्ट भी है। इसका जो डेवलपमेंट का तरीका है वो इसके लिए नुकसानदायक है, और इसका तरीका इसके लिए नुकसानदायक है। कैसे, ये ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ करेगा, ज़्यादा कार्बन एमिशन करेगा, तो उससे भी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो किस तरह दोनों के गोल्स अलग हैं, डिफरेंट गोल्स हैं, और किस तरह से गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेशन बिठाती है, किस तरह से इसमें सामंजस्य बिठाकर चलती है। तो ये गवर्नमेंट की डिफरेंस देखो, ये जो व्यक्ति है इसके पास कार है, और इसके पास खाने के लिए भी, जैसे सुबह खा लिया तो शाम का कोई ठिकाना नहीं, खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। तो ये इसकी क्या डिजायर है, इसकी क्या एस्पायरेशन है कि मेरे पास आज ये कार है, कल कैसी कार हो, लग्जरियस कार हो। ये सोच रहा है कि बस मुझे जस्ट फुल ऑफ मील मिल जाए, यानी खाने को मिल जाए, इतना सा इसकी एस्पायरेशन है। तो किस तरह से एस्पायरेशन अलग होती है, ये हमें पता करना था। इस स्लाइड में है आपके लिए, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक नया वर्ड, इनकम और अदर गोल्स, यानी इनकम में और अदर जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उनमें क्या रिलेशन है। तो रेगुलर इनकम की हम बात करें तो रेगुलर इनकम और वेल्थ क्या है कि ये हर आदमी की नीड है। हर आदमी की क्या है, नीड, कि हर आदमी और इसके लिए करता भी क्या है, कमाता है, रोज कुछ काम करेगा, अलग कुछ काम करेगा, जिससे क्या होगा, उसके पास इनकम होगी। तो ये हर आदमी की क्या है, जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही आदमी की जरूरत है। इनकम आदमी क्यों लेता है सॉरी, इनकम इसलिए लेता है क्योंकि इनकम के अलावा भी आदमी की कुछ और एस्पायरेशन है, कुछ और डिजायर्स हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया इक्वलिटी, फ्रीडम उसको चाहिए, सिक्योरिटी की भावना उसमें होनी चाहिए, रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इन सबको मिलाकर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। देखो आप पीछे, यदि आप पीछे की बात आपको याद हो तो यदि इस कंसेप्ट को हम अकेले कंसेप्ट को लेते हैं तो इसका मतलब हो गया ग्रोथ, कि सिर्फ पिछले साल उसने 100 रुपए कमाया, या कल उसने 100 कमाए तो आज वो कितने कमा रहा है, 200। तो ये हो गई उसकी ग्रोथ, ये हो गई इसकी वेल्थ इनकम जनरेशन। लेकिन यदि इन सब चीजों के साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, तो क्या इनका आप मेजरमेंट कर सकते हो कि फ्रीडम का क्या क्राइटेरिया होगा, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है, डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है क्या, ग्रोथ। तो ये इसमें समझना था। अब इस केस में क्या हो सकता है कि इनकम जरूरी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इनकम जरूरी नहीं, क्योंकि इनकम के बिना तो सब कुछ, बाकी कुछ काम होगा ही नहीं। लेकिन इनकम के अलावा ये सब चीजें भी जरूरी हैं जो कि मटेरियल नहीं है। तो ये इसमें हमें समझना था। अब इस स्लाइड में आप देखो कि मनी और मटेरियल थिंग्स वो आदमी आसानी से क्या कर सकता है, खरीद सकता है, या अपने पास किसी भी तरह से ला सकता है। लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब जैसे फ्रीडम, इक्विलिटी, ये सब क्या है, इनमें किसी प्रकार इनको आप मेजर नहीं कर सकते ना, मतलब जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। जैसे कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, जैसे आप कोई लेक देख रहे हैं, कोई लेक्स देख रहे हैं, तो वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसका कोई मेजरमेंट का तरीका है तो नहीं हो सकता। ये क्या होगी, नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जैसे आपके पास 1000 रुपए है, तो आपको पैसा, तो सभी को अच्छा लगता है कि पैसा हमारे पास हो, हम ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करें और हमारी लाइफ और भी कंफर्ट हो। लेकिन सिर्फ मनी के बल पर हम हमारी लाइफ को
अच्छा नहीं बना सकते। इसके अलावा नॉन मटेरियल थिंग्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे फ्रीडम चाहिए। पैसे आपके पास बहुत हैं लेकिन आपको फ्रीडम नहीं है उनको खर्च करने की, आपको घूमने की, तो क्या ये पूरा डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। इसीलिए इस स्लाइड में बोला गया है कि मनी मटेरियल तो आदमी मेहनत कर कर ले सकता है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स भी इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि कई चीजें में मेजर कर सकते हैं, कई चीजें हम नहीं कर सकते। अंत में यदि हम ये बात बोलें कि हम यदि डेवलपमेंट में उन सब चीजों को छोड़ दें जिनको मेजर नहीं कर सकते, तो ये ठीक नहीं होगा। हमें डेवलपमेंट यदि चाहिए तो हम सब चीजों को क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड करेंगे, वो चाहे मेजरेबल हो चाहे नॉन मेजरेबल हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब इस स्लाइड में आपके लिए एक नया टर्म है, नेशनल डेवलपमेंट। इसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं। नेशनल मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर स्टेट। डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द टर्म नेशनल डेवलपमेंट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द नेशन। वही सारी बात है कि नेशनल डेवलपमेंट तभी एंश्योर होगा जब उस पर्टिकुलर देश या उस पर्टिकुलर नेशन के सभी लोगों की जो नीड्स है लाइफ के लिए, उसमें क्या क्या हो सकती है? हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो सकती है। ये सब चीजें जब इंश्योर करेंगे तो उसको बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। इसकी अप्रोच है होलिस्टिक, मतलब ये समग्र रूप से इसकी अप्रोच है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन ऑफ ए नेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। डायमेंशन कौन कौन से मैंने आपको बताया, हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड हो, ये सब चीजें इसमें इंश्योर होती हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट पे फिर फर्दर आगे चलते हैं। वही चीज, कन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट क्या होगा? एक गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, वो क्या सोचेगा? यदि सभी व्यक्तियों को, सभी देश के सारे सिटीजन्स जो हैं उनको यदि 2 वक्त की रोटी मिले तो उसकी नजर में वो क्या होगा? डेवलपमेंट। वहीं हम दूसरे कैटेगरी पे जाएं जिनके पास ऑलरेडी सब चीजें अवेलेबल है, बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है, इनकम लेवल भी उनका अच्छा है, तो वो क्या सोचेंगे कि हमारा लेवल और भी अच्छा हो। तो इनके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट चीज हो सकती है। उनकी नज़र में नेशनल डेवलपमेंट अलग है, इनकी नज़र में नेशनल डेवलपमेंट अलग है। तो वही सब चीज़ें नेशनल डेवलपमेंट में और नेशनल डेवलपमेंट में ज़्यादा अंतर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज डीलिंग विद द बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो फेयर पाथ यानी बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रूप का पाथ अपनाए पूरी पब्लिक जो है उस कंट्री की, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये होगा डेवलपमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से। इस स्लाइड में आपके लिए कार्टून दे रखा है कि कंपेयर कैसे करेंगे किसी भी कंट्री में, कि कोई इतने डायमेंशन हमने बता दिए, तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे कि कोई कंट्री या कोई स्टेट कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप्ड नहीं है। तो इसके लिए निश्चित क्राइटेरिया अलग अलग एजेंसियों के द्वारा रखा जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक अलग अलग क्राइटेरिया रखता है, हमारा नीति आयोग अलग अलग रखता है। इन सब के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने बताया। ग्रोथ क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। ये क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट बताया। नेशनल डेवलपमेंट यदि आप देखेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें नेशनल जुड़ गया, यानी पर्टिकुलर किसी नेशन की बात। ये हम डेवलपमेंट ओवरऑल बात कर रहे थे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ तक सीखनी थी। तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं आगे देखते हैं। इसमें सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो है इनकम। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इनकम। यदि किसी देश की ओवरऑल इनकम, उसको हम बोलेंगे जीडीपी, जीएनए, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप जीडीपी से ये समझिए कि पूरी कंट्री का प्रोडक्शन, जो गुड्स और सर्विस जो है, जो प्रोडक्शन जो करती है, उनकी टोटल वैल्यू,
वो कितनी है उसको बोलेंगे इनकम। तो उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर नेशन या उस पर्टिकुलर देश के लोगों की लाइफ कैसी होगी। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। समझने की बात है, बहुत आसान चीज है कि जिस कंपनी का इनकम लेवल, जिस कंपनी समझो या जिस देश का इनकम लेवल सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगी, डेवलप्ड होगी, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, डिफाइन किया गया है इसमें नेशनल इनकम को। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो एक पर्टिकुलर ये देश है, ये मानो ये कंट्री है, एक मिनट, ये कंट्री है, इस देश में अलग अलग रीजन में अलग अलग दुनिया भर की पॉपुलेशन है, खूब पॉपुलेशन है। ये जितना मिलाकर प्रोडक्शन करेंगे और जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी उस देश की टोटल इनकम। तो ये हमें समझना था। तो टोटल इनकम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। टोटल इनकम मतलब उस पर्टिकुलर देश के सारे लोग जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो उस देश की क्या होगी, नेशनल इनकम। हेंस दिस टोटल इनकम कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। मैंने आपको समझा दिया, तो नेशनल इनकम आपको क्लियर हो। फर्दर थोड़ा सा अलग से इसमें बताया गया है इसको, नेशनल इनकम को, तो और समझिए इसको। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री मीन्स, नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत की वर्ड है इसमें कि जो एक पर्टिकुलर देश की बाउंड्री के अंदर जितने सारे लोग हैं वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, उस कंट्री, उस गुड्स और सर्विस की जो कीमत होगी, जो वैल्यू होगी, उसको बोला जाएगा क्या, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम आती कहां कहां से है, दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू हो सकती हैं, हमारे दुनिया भर की कंपनियां हैं वो, जैसे पीएसयू में आप ओएनजीसी ले लो, बीपीसीएल ले लो, एचपीसीएल ले लो, कोल इंडिया लिमिटेड ले लो। तो ये सारी कंपनियां क्या है, नवरत्न कंपनियों के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, नहीं तो आगे और डिस्कस करेंगे इसमें, तो उसमें आएगा। तो नवरत्न कंपनी हो या इंडिविजुअल द्वारा एस्टेब्लिश कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री जिसने एस्टेब्लिश कर दी, उससे जो प्रोडक्शन आ रहा है तो वो भी तो इनकम, नेशनल इनकम में जुड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है, जो वैल्यू, जो किसान अन्न उगाता है उसकी जो वैल्यू होगी वो भी तो नेशनल इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि एक नेशन के डेवलपमेंट में वो कुछ न कुछ योगदान दे रहा है। तो ये सारे एग्जांपल थे किसके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो उस कंट्री की नेशनल इनकम होगी। अब इस स्लाइड में एक नया कंसेप्ट आया है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अभी तक आपको बताया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की किसी पर्टिकुलर देश की यदि नेशनल इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, डेवलप्ड होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है कि नेशनल इनकम जो है वो एग्जैक्ट और परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। कैसे, अब मैं इसको आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि कैसे नहीं हो सकता। सपोज करो कि ये एक देश है और ये एक देश है, इस देश की इनकम मानो 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल मान रहे हैं, 1000 रुपए मान लो, इसकी इनकम है 1000 रुपए और इसकी इनकम है 50,000। अब जो अभी तक मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप ये समझेंगे कि ये जो कंट्री है ये ज्यादा क्या है, डेवलप्ड, और ये लेस डेवलप्ड। लेकिन इसमें एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैटर करेगी, पॉपुलेशन। कैसे, पॉपुलेशन, जैसे इस कंट्री की पॉपुलेशन मान लो आप 100, इस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी 100, और इसकी पॉपुलेशन आप मानो 20। देखो पॉपुलेशन का एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या में होता है ना, जैसे 133-35 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन और अदर कंट्रियों की तो करोड़ों में ही है, कुछ बहुत कम करोड़ों में। तो अब आप देखो कि इसकी इनकम तो ज्यादा है, नेशनल इनकम, ये सारे लोग मिलकर इतना पैसा कमा रहे हैं और यहाँ इतने लोग मिलाकर इतने पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ एक आदमी के हिस्से में आएगा 10 रुपए, और यहाँ यदि आप करोगे तो यहाँ एक आदमी के आएगा 25 रुपए। तो अब आप बताओ कि ज्यादा डेवलप्ड नेशन कौन सा होगा, ये।
तो केवल नेशनल इनकम ही उसमें एक कंपोनेंट नहीं है, एक उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारे जो नेशन है वो डेवलप्ड नहीं हो सकता। इसीलिए तो वेरियस कंट्री अपनी पॉपुलेशन को क्या करती हैं, स्टेबल करने पर जोर देती हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम चलाती हैं। इसका फर्क क्या पड़ेगा? एक एग्जांपल मैं आपको छोटे लेवल पर समझाता हूं कि एक हाउस होल्ड ये है, एक परिवार ये है, एक परिवार ये है। इस परिवार की इनकम भी 100 रुपए, इस परिवार की इनकम भी 100 रुपए। तो आपकी नजर में ये भी डेवलप, ये भी डेवलप, दोनों बराबर, दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके फैमिली मेंबर। जैसे इसमें फैमिली मेंबर है 10 और इसमें फैमिली मेंबर है 4, तो इसके पर हेड यदि हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो इसमें कितनी आ रही है, 10 रुपए, और इसमें कितनी आ रही है, 25 रुपए। वो इस एग्जाम्पल है। अब सुनो, जितनी लाइफ स्टैंडर्ड के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसके अलावा सैनिटेशन हो, इसके अलावा वैक्सीनेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सारी फैसिलिटीज यदि पेएबल है, इनके लिए पैसा यदि कुछ पे करना पड़ता है तो ज्यादा इफेक्टिव रूप से कौन इसको एक्सेस कर पाएगा? ये। इनकम दोनों की बराबर है लेकिन पॉपुलेशन का कितना फर्क पड़ गया, तो ये मेरे को आपको समझाना था। अब सुनो, यदि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो उसका इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर नहीं कर पाए। तो इसमें एक साइकिल चल पड़ती है। जैसे मान लो पहले एक गरीब था, उस पूरी तरह उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वो उसकी जो संतान होगी वो भी गरीबी में जिएगी। तो वो क्या होगी, क्योंकि पूरी तरह हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो ये भी फिर गरीबी के उसमें चला जाएगा, खांचे में। तो इस तरह ये एक साइकिल चलती रहती है। कहा जाता है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है। तो गरीबी मिटाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो अब इसको स्लाइड को पढ़ लो। टोटल इनकम और नेशनल इनकम इज नॉट एन एग्जैक्ट और परफेक्ट क्राइटेरियन फॉर कंपैरिजन बिकॉज different countries of the world have different population, thus total income is not an reliable criterion. Therefore a more reliable criterion identifies average income और per capita income। important चीज है per capita income। और आपको मैंने बहुत सी चीजें समझा दी, आप आइडिया लगा रहे होंगे इसमें कि एवरेज इनकम क्या हो सकती है। एवरेज इनकम वही है जो आप समझा रहे हैं कि 100 कमा रहे हैं, 10 आदमी हैं, तो 10 क्या होगी इसकी एवरेज। इसी को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अब जैसे हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़, लेकिन किसी अन्य कंट्री की पॉपुलेशन मानो 40 करोड़ है और उसकी इनकम भी हमसे ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ये लेस और ये मोर, तो ये और भी हमसे क्या होगा, डेवलप्ड होगा। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी था। तो ये था इसमें। आगे चलते हैं, आगे स्लाइड में क्या है, कुछ नया मिलेगा। इस स्लाइड में वही सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इज ए गिवन एरिया, सिटी, रीजन, कंट्री in a specified year. It is calculated by dividing the area of total income by its total population। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि it's calculated by divided the area total income by its population। जैसे मानो ये टोटल इनकम हो गई और ये इतने लोग हो गए, तो बराबर में क्या आ गई आपकी पर कैपिटा इनकम। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीख लो इसमें, पर कैपिटा इनकम जो है वो जरूरी नहीं किसी कंट्री की हो, वो किसी स्टेट की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर सिटी की भी हो सकती है, इवन एक परिवार जो छोटा लेवल है, एक फैमिली, उसकी भी हो सकती है। तो ये इसमें सीखना था। बाकी सब चीजें मैं इसमें आपको बता ही चुका हूँ, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये एग्जांपल दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड की डेवलप्ड सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सी है। तो देखो इसमें एग्जांपल दे रखा कतर। तो कतर को हम मैप पे देखेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर देखो कौन है, दूसरे नंबर पे है आपका मकाऊ, मतलब चाइना का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है मकाऊ, हांगकांग, ये चाइना की उसमें है। तीसरे पे यदि हम देखेंगे तो तीसरे पे आप देख पा रहे होंगे इसमें,
ये लग्जमबर्ग, तीसरा है लग्जमबर्ग, 1 मिनट, तीसरा ये है लग्जमबर्ग। तो ये हमें पता होना चाहिए था, कतर, मकाऊ, लग्जमबर्ग। और भी ये आंकड़े क्या बदलते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। ये आंकड़ा मेरे हिसाब से 2019 का है, तो आगे भी ये बदलते रहते हैं। देखो इसमें कतर, मकाऊ, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, आयरलैंड, ब्रुनेई, इसमें कुछ कंट्रियों को हम अभी देखते हैं मैप पर। तो कतर और जो अदर कंट्री हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने हम वर्ल्ड मैप पर आ गए हैं। वर्ल्ड मैप में सबसे पहला कंट्री मैंने आपको बताया था कतर। तो देखो इसको जूम करते हैं, सॉरी, ये देखो आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब, ये रहा कतर, छोटा सा कंट्री है कतर। ये पर्शियन गल्फ है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, और ये पूरा अरेबियन सी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ईरान हो गया, ये इराक हो गया, कुवैत हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंट्री इसमें क्या है, सऊदी अरब। अब वापस चलते हैं हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अब देखेंगे इसमें। तो ये इंडिया है और ये इधर कतर है। अब चाइना में आ जाओ। चाइना आपका ये रहा, चाइना आपको दिख रहा होगा। चाइना का रीजन है हांगकांग और ये मकाऊ। ये हांगकांग हो गया, ये मकाऊ हो गया। तो ये आपको समझना था, ये हांगकांग और ये हांगकांग हो गया, ये मकाऊ हो गया। तो मकाऊ दूसरे नंबर पे था, इसलिए मकाऊ को हम देख रहे हैं। वैसे चाइना को देखना था, चाइना को देख लिया। ताइवान अलग से देश है, एक छोटा सा। अब अगला देखते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप में चलना पड़ेगा अपने को। ये रहा यूरोपियन, जर्मनी, पोलैंड, लग्जमबर्ग। देखो इसमें लग्जमबर्ग देखो, बहुत छोटा कंट्री है और जूम करना पड़ेगा। तो इस तरह हम आ गए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप कंट्री आपको नज़र आ रहे होंगे, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये फ्रांस हो गया। तो इसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो ये सारा फ्रांस के, स्विट्ज़रलैंड, इसके बाद में हमें लग्जमबर्ग, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो फिर से हम इसको ओपन करते हैं। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। और इधर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नीचे आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्री, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये इधर आपका एशिया। और इधर चलेंगे तो ये आपको दिख रहा है कनाडा, यूएसए, और इसके साउथ में मैक्सिको। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट आपको सबको क्लियर होंगे। तो अब हम देखते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है जो जर्मनी के साउथ में है। तो जर्मनी वाले इसको हम वो करते हैं, जूम करते हैं। ये देखो ये जर्मनी, ये आपका जर्मनी, ये आपका लग्जमबर्ग, ये आपका बेल्जियम, ये फ्रांस। तो लग्जमबर्ग को हमें देखना था, ये हमने देख लिया। तो वापस हम चलते हैं हमारी स्लाइड पर। तो मैप वर्क भी हमने इसमें कर लिया, कतर के बारे में पता कर लिया, कतर सीख लिया। आपको मैंने चाइना में मकाऊ, हांगकांग दोनों दिखाए। यूएई भी उसके कतर के बिल्कुल साउथ इसमें था, साउथ ईस्ट में। और आपका लग्जमबर्ग आपको दिखा दिया। तो ये इसमें पता करना था, कंपेयर करना था कि किस कंट्री के, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इनकम लेवल ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये डेवलप्ड हो गए। और हमारे कंट्री में भी ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम के मामले में देखें तो हमारी इनकम, हमारा कंट्री जो है वो अच्छा है, लेकिन वही बात है कि हमारी यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब ये आपके लिए आया है हमारे कंट्री के विभिन्न स्टेट्स के बीच में, हमारी कंट्री के विभिन्न स्टेट्स के बीच में। तो स्टेट को देखो, आप इसमें देख पा रहे होंगे सबसे डेवलप्ड स्टेट है
दिल्ली, उसके बाद गोवा, तो नीचे के दो देख लीजिए यूपी और बिहार। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम लोगों की कम है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इनकम लेवल भी कम है। और यहाँ देखो ये बहुत ही ऊपर देश है। तो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन अपना हो गया। आगे चलते हैं, वो एक स्लाइड है फिर एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, जो कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। इसमें आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये देखो, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। तो ये हमें पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक, अलग अलग एजेंसी हैं वो डाटा देते हैं। वर्ल्ड लेवल पे यदि कंपेयर करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिया है कि यदि किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,736 US$ होगा, किसमें, पर ईयर। एक चीज जो इसमें रह गई, मैं पीछे लेके चलता हूं आपको थोड़ा, एक मिनट। ये इसको हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हमने देख लिया था कैलकुलेटेड एरिया के बारे में समझ लिया था। लेकिन एक चीज हमने इसमें नहीं देखी थी, वो थी एक स्पेसिफाइड ईयर, एक साल। अब इनकम का लेवल का कोई टाइम लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना 10, 20 साल, 30 साल, 50 साल का देखेंगे। ये देखा जाता है एक साल के अंदर में कि एक साल में एक कंट्री ने कितनी इनकम जनरेट की और कितना उसका डेवलपमेंट हुआ। अगली स्लाइड में हम देख रहे थे, ये देख लेते यहाँ। तो इसी में हम आते हैं कि एक साल में यदि किसी कंट्री के लोगों का पर कैपिटा इनकम 12,736 रुपए, मतलब US$ में लगभग होते हैं 65 से 70 रुपए हमारे इंडियन रुपए। तो आप 65 से 70 को इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो इतनी यदि किसी की इनकम है तो वो क्या है, डेवलप्ड है। तो सभी की इतनी कम नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग ये चला जाएगा आंकड़ा 80,000 के लगभग। तो इतना तो है नहीं, तो हमारा कंट्री इसीलिए अंडर डेवलप्ड है। दूसरा क्या है, Annum and above in 2013 are called rich countries and those with per capita income of US$ 1570 रुपए और इससे कम, वो क्या होंगे, लो इनकम। तो हमारा कंट्री जो है वो किस में है, लो मिडल इनकम में। मतलब लो को भी 3 में बांट रखा है कि लो में सबसे नीचा लेवल, फिर मिडिल, फिर अपर लोअर। तो हमारा कंट्री यहाँ प्रिवेल करता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मास पॉपुलेशन है और इनकम के सोर्सेज जो है वो कम है। तो ये आपको समझना था। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा ना। तो अगला है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं कुछ। डेवलपमेंट्स को रिपोर्ट्स मतलब होती हैं कि वो असेस करती हैं वेरियस जो एजेंसीज हैं वर्ल्ड लेवल पे। अभी हम वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे जो है डेवलपमेंट को जो कंपेयर करने के लिए रिपोर्ट जारी करते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या होता है कि किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं वहाँ उनका एक्सेस कैसा है लोगों के द्वारा। तो सबसे पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें सिर्फ ये एक ही इंडिकेटर को यूज करता है, वो है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यानी पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों के आधार पर वर्ल्ड बैंक विभिन्न कंट्रियों के बीच में कंपेयर करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके आधार पर हम उसको पढ़ने के आधार पर हमें पता लग जाए कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है और कौन सा कितना कम है। दूसरा है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको आगे हम सीखेंगे। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन अब इसमें अंतर है कि जहां वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को अपना इंडिकेटर मानता है, वहां UNDP 3 इंडिकेटर लेता है। पर कैपिटा इनकम को तो लेगा ही लेगा, उसके साथ हेल्थ फैसिलिटी कहाँ कैसी है, हेल्थ को हम डिटेल में सीखेंगे आगे। एजुकेशन लेवल कैसा है, इन दोनों इसको तो हम सीख चुके, अब इसको भी हम आगे सीखेंगे क्योंकि ये डेवलपमेंट के क्या है, इंडिकेटर्स हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए था। तो इस स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स को डिस्कस करने से पहले हम इसमें सीखेंगे इनकम अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया में वही दो क्राइटेरिया है, एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि स्लाइड में लिखा है व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन बिसाइड एवरेज इनकम पब्लिक फैसिलिटी आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। पब्लिक फैसिलिटी में ही तो आती हैं सारी चीजें। पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या चीज लेंगे आप? हेल्थ की, लोगों की हेल्थ फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड की जा रही है, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, उनकी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे हेल्थ इंडिकेटर में। तो हेल्थ हो गया। एजुकेशन यानी कितने लोग यहाँ ग्रेजुएट हैं, कितनी यहाँ की लिटरेसी रेट है, कितने बच्चे 7 साल से कम के उम्र के बच्चे कितने स्कूल में एनरोल करते हैं, कितने छोड़ देते हैं, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। और इसके अलावा पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, किसका? वेरियस जो फैसिलिटी है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपको गुड गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई फैसिलिटी आपको लेनी है तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सैनिटेशन यानी साफ सफाई का ध्यान रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है, हेल्थ केयर कैसी है, वाटर की फैसिलिटी कैसी है, ये सारी क्या होंगी? पब्लिक फैसिलिटी। तो पर कैपिटा इनकम के अलावा वर्ल्ड जो यूएनडीपी जो रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें इन सब इंडिकेटर्स को भी शामिल किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पब्लिक फैसिलिटी को समझने के बाद में, पब्लिक फैसिलिटी में आप याद रखना, पब्लिक फैसिलिटी के आप नाम हमेशा याद रखना। पब्लिक फैसिलिटी में सारी वो चीजें जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एटलीस्ट ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। जैसे बड़े बड़े शहरों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी जो सुनिश्चित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, जो आधारभूत बेसिक नीड्स होती हैं, वो किसके द्वारा पूरी की जाती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो ये सारी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल दे रखा आपका, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, राशन सोप, ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है। पिछली क्लास में हमने सीखा था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक, और एक इसमें हमने देखा था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैसे सरप्लस प्रोडक्शन को ये प्रोक्योर करता है, फिर पीडीएस के माध्यम से जिनको जरूरत होती है वहां इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का इसमें था। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हालांकि गवर्नमेंट अच्छे प्रोग्राम चलाकर, वेरियस जो गवर्नमेंट हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट भी और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो भी वेरियस प्रोग्राम चलाकर लोगों को ये जो फैसिलिटीज हैं इन तक एक्सेसिबल बनाती हैं। लेकिन वेरियस प्रॉब्लम के कारण हेल्थ और न्यूट्रिशन जो लेवल है वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरत है, उनको एक्सेस नहीं कर पाते। कई रीजन हो सकते हैं उनके। अब उनके रीजन, उस रीजन के कारण लोगों में क्या होगी? किसकी प्रॉब्लम होगी? हेल्थ उनकी पुअर होगी, एजुकेशन लेवल भी उनका पुअर होगा। न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशन मतलब जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशंस एक शरीर के लिए, एक मानव के शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो यदि उसको भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगे तो उसको किस चीज का शिकार हो जाएगा? वो माल न्यूट्रिशन, यानी दुनिया भर की उसको बीमारी जल्दी हो जाएंगी, कुपोषित हो जाएगा, वो जल्दी उसको इन्फेक्शन होगा। तो ये सब चीजें किससे मेजर की जाती हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसको सीख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड मैंने यहाँ एक स्लाइड डाली है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड एक स्लाइड मैंने डाली है, ये देखो बॉडी मास। ये लैक ऑफ क्वालिटी फूड लीड्स टू अंडर नरिश्ड, मतलब यदि न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? अंडर नरिश्ड। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम कैलकुलेटेड कैसे करते हैं? कैलकुलेटेड बाय, देखो इंपॉर्टेंट है, डिवाइडिंग बाय द टोटल वेट इन किलोग्राम
टोटल वेट जो होगा, जैसे किसी व्यक्ति का वेट है 50 किलो, तो ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। जैसे मानो किसी की हाइट है 165 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको किस में तब्दील करेंगे, मीटर के इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें, ग्राम, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। जो इसका वैल्यू आएगी वो होगी बीएमआई। बीएमआई आप समझ गए होंगे, जैसे किसी का 50 किलो वेट है तो सबसे पहले तो उसको आप बनाओ क्या, ग्राम में, उसके नीचे आप लिखो, जैसे किसी की 165 या 170 किसी की वो है हाइट, तो मीटर में उसको करो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसका कुछ वो है, हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यों होता है ये भी पता लग गया। अब बीएमआई कितनी से ज्यादा और कितने से कम होने पर दिक्कत होती है। यदि किसी की बीएमआई 18.5 से कम है, इसका मतलब है वो अंडर नरिश्ड है, इसका मतलब उसमें प्रॉपर क्या नहीं है, उसको न्यूट्रिशंस बराबर नहीं मिले। लेकिन बीएमआई का एक और है, यदि 25 से ज्यादा हुई, इसका मतलब वो क्या है, ओवरवेटेड। ओवरवेट भी खराब है और अंडरवेट भी खराब है, तो इनके बीच में बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। आप सभी अपना बॉडी मास इंडेक्स देखना। फर्दर, दिस क्रिटेरिया इज नॉट अप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये क्रिटेरिया जो है वो चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके कई कारण हैं, चिल्ड्रन के लिए क्यों नहीं है। चलो देखो, आपके लिए फॉर्मूला भी दे रखा है। फॉर्मूला है आपका बॉडी मास इंडेक्स का, ये देखो वो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर इनटू मीटर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो नीचे, यदि किसी की बीएमआई 18.5 से कम है, इसका मतलब अंडर वेट है, अंडर नरिश्ड है। बीएमआई यदि किसी की 18.5 से 22.99 तक है तो वो है हेल्दी, और 25 से 29 यदि 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट है, और यदि 30 से ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, ओबेसिटी, मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा। ये अपने रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जितने डेवलप्ड कंट्री होंगे वहां ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्या, ओबेसिटी। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां ये मिलेगा। इसके बीच की जो कंट्री है वो इसका मतलब सही कंडीशन में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स बनाई जाती है जिसके आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्दर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के लिए 3 क्राइटेरिया मेजर किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये सीख लो, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है। 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया कि आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, क्योंकि इनकम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर देश, उस पर्टिकुलर सिटी और उस पर्टिकुलर फैमिली का लोग कैसे रहेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, पर कैपिटा इनकम पर। दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी में हम देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी में ये देखा जाता है, हेल्थ फैसिलिटी का मतलब यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आप हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते, इसमें देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैपेसिटी। मतलब कि किसी कंट्री में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कितने साल तक जिएगा। तो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है। हमारे यहाँ लगभग है 65 से 70 साल, जो कि बहुत कम है। यदि आप कंपेयर करेंगे डेवलप्ड नेशन के द्वारा, जैसे एग्जांपल नॉर्वे, फिर हम इसको उसमें भी देखेंगे। नॉर्वे में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यदि वो आज बच्चा पैदा हुआ तो वो 82 ईयर तक जिंदा रहेगा, और हमारे यहाँ कितना है, महज 65 to 70। तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा इसमें एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में
जैसे ये कंट्री है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एवरेज कितने दिनों तक स्कूल में रहे हैं, कितने दिनों तक स्कूल में रहे हैं, एवरेज ईयर स्पेंट इन स्कूल, ये होता है इसका मेजर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यूएनडीपी करती क्यों है, क्योंकि ये इसके आधार पर रैंक देती है। जैसे एक होती है सबसे टॉप रैंक, सबसे टॉप जो रैंक होगी वो एक होगी 0 से 1 तक, जैसे 0.1, 1, 2, 3 है, 0.234। इंडिया की रैंक जो है वो इसमें है 0.67 के लगभग है इंडिया की रैंक। तो हम बहुत पीछे हैं। जो डेवलप्ड नेशन है उनकी 0.8 तक भी होती है, 8, 9 तक, और हमारी बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ और पर कैपिटा इनकम तीनों में हम क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो ये आपको समझना था यहाँ। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि यूएनडीपी जो है वो डिफरेंट रैंक देती है इस स्कोर के आधार पर। जो इंडेक्स में जिसका जितना स्कोर होगा, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी अच्छी उसकी रिपोर्ट होगी। इसमें देखो ये दे रखा है SDI इंडेक्स इज इंडिया 136 आउट ऑफ 170 2013। आप देख रहे हैं 2013 का आंकड़ा है, तो मैं आपको 2018 का आंकड़ा बता देता हूं। 2018 में यूएनडीपी ने जो मेजर किया उसमें टोटल कंट्री थे 189, और 189 में से इंडिया की रैंक है 136। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ कितने पीछे हैं। तो इंडिया की रैंक आपको पता लगी। टॉप जो कंट्री है उनके बारे में पता कर लो। नॉर्वे, स्वीडन और ऑस्ट्रिया, ये क्या है, टॉप 3 हो गए। अब टॉप 3 हो गए, इंडिया का पता लग गया। अब टॉप जो सबसे बॉटम पे हैं उनका आप पता कर लो। उनका यदि आप देखेंगे तो सबसे जो नीचे है वो है नाइजर अफ्रीकन कंट्री है। नाइजर के बाद में आप देखेंगे CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपको मैप पे दिखाया जाएगा। साउथ सूडान, ये कंट्री हो गए मेजर 3। एक हो गया चाड। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जितने कंट्री डेवलप्ड हैं वो सारे यूरोपियन हैं, और ये सारे कंट्री हैं अफ्रीकन। इसका मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हम कंपेयर करें तो वहां न्यूट्रिशन का लेवल भी कम है, हेल्थ का लेवल भी कम है, लिविंग स्टैंडर्ड का लेवल भी कम है, एजुकेशन का लेवल भी कम है। तो चलो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी कंट्रियों की स्थिति मैप पर। तो मैप पर शिफ्ट करते हैं, ये आ गए हम वर्ल्ड मैप पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टॉप 3 कंट्री हैं, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो सबसे पहले नॉर्वे मैंने आपको बताया, ये नॉर्वे रहा, ये स्वीडन रहा, और तीसरा कंट्री मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया आपकी जिम्मेवारी है कि आप खोजेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये रहा ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम हिटलर के बारे में पढ़ रहे थे ऑस्ट्रिया, और फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़े थे तब भी आपको ऑस्ट्रिया दिखाया था। इसके अलावा आसपास की कंट्री आप देख लो, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूके, डेनमार्क, इन सबको आप मैप पर लोकेट करेंगे। अब हम शिफ्ट करेंगे कहाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये रहा हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कौन कौन से कंट्री हमने आपको बताए, सबसे पहला कंट्री था आपका नाइजर, ये रहा नाइजर। दूसरा आपका कंट्री था, दूसरा कंट्री कौन सा था आपका, दूसरा कंट्री था साउथ सूडान था, CAR। ये DRC आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट जूम कर लेते हैं, ये रहा CAR, दिख गया आपको CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। साउथ सूडान भी इसके करीब ही है। तो ये जो सबसे कम थे उनके बारे में था। तो ये मैप का हो गया। अब हम दोबारा शिफ्ट करेंगे, हमारे मैप अच्छे से आपने देख लिया होगा ना सारे। देखो ये सारी कंट्री हैं, यहाँ नाइल रिवर है, ये मैंने पहले आपको दिखाया था, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के फिर में आप देखो, ये इंडिया और ये सारे कंट्री और ये सारे यूरोपियन कंट्री। तो फर्दर हम वापस शिफ्ट करते हैं हमारी स्लाइड।
इस तरह से हमने वर्ल्ड मैप पर यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें आप ये 177 की जगह 189 और इंडिया की रैंक है 130, ये आंकड़ा होगा 2018 का। अब फर्दर हम मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, यानी किसने बनाई। तो ओरिजिन देखेंगे। ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट जो है वो दो फेमस इकोनॉमिस्ट थे। एक तो थे महबूबुल हक और हमारे इंडिया के थे अमर्त्य सेन। ये महबूबुल हक थे पाकिस्तान के और ये थे इंडिया के। इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था किसमें, इकोनॉमिक्स में। ये अमर्त्य सेन इंडिया के थे, आपने नाम भी सुना होगा। ये पब्लिश की गई थी, सबसे पहले बनाई गई थी 1990 में। 1990 में किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये मैंने आपको बता दिया, किसके द्वारा बनाई गई ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए 3 जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। हमने जो कंट्री डिसाइड देखी, लोकेट की, उनको आप अपने मैप पर डिसाइड लोकेट करेंगे। ये आपके लिए काम है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलो अब इसमें कंपेयर देख लो, इंटरनेशनल कंपेरिजन। हमने इंटरनेशनल कंपेरिजन इसमें देखना है। तो इसका क्या ट्रेंड है कि स्मॉलर जो कंट्री है वो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं किसके बजाय, लार्जर कंट्री की। क्यों? क्योंकि वहां कम पॉपुलेशन होगी, वहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो ये सारी फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम बड़ी कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करवाना ज्यादा टफ काम है। रिलेटिवली पुअरर नेशन हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो क्या बड़ी बात बोली है इसमें कि जो रिचर कंट्री हैं उनकी रैंक कम होगी, उनकी रैंक कम होगी, और जो पुअर हैं उनकी रैंक ज्यादा होगी। एग्जांपल देख लो, हमने अभी डिसाइड किया, अभी हमने देखा नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। तो क्या ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है? नहीं है। सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया। तो इनकी जो रैंक है वो क्या है, कम है, क्योंकि वहां लोग कम है और अच्छे से उनको सही रिपोर्ट, सही इंडेक्स दिया जाता है। एग्जांपल देखो, श्रीलंका की अच्छी है, त्रिनिदाद हम देखेंगे, टोबैगो हम देखेंगे, हैव ए हायर रैंक देन इंडिया। तो श्रीलंका को आप हमेशा याद रखो, श्रीलंका की रैंक इंडिया से अच्छी है। इवन बांग्लादेश की रैंक भी हमारे से अच्छी है। अब इंडिया में देखो, केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब, गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। हमारे यहां पंजाब, गुजरात, हरियाणा में रिसोर्सेज अच्छे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उनका स्थान केरला से बाद में आता है। इवन केरला की पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि उस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, जैसे ये स्टेट केरला है, केरला की टोटल इनकम और वहां के लोगों से उसको डिवाइड कर दो, बराबर क्या होगा, उस स्टेट की पर्टिकुलर इनकम। स्टेट मतलब राज्य। अब तो इनकी एक ये हमने समझना था। आगे चलते हैं। हम वापस आए हैं उन कंट्रियों को देखने जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। तो श्रीलंका तो आपको सबको पता है, ये श्रीलंका है आपका। श्रीलंका के बाद मैंने आपको बताया था त्रिनिदाद टोबैगो। तो ये सारे कैरिबियन कंट्री हैं। कैरिबियन मतलब ये जो सी है, मैक्सिको की खाड़ी और नॉर्थ अटलांटिक या पनामा या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो सी है इसको कैरिबियन सी बोलते हैं। तो इसमें ये दोनों कंट्री हैं। देखो जूम करते हैं,
त्रिनिदाद और टोबैगो। एक मिनट है ना, ये रहे आपके त्रिनिदाद और टोबैगो। तो आप इसको देख सकते हैं कहाँ है, ये कैरेबियन सी में। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाओ। हमने कहाँ देखा था, यहाँ वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये हमें सीखना था। श्रीलंका के बारे में हमने पता कर ही लिया। तो वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पर। तो वापस हम हमारी स्लाइड पर आ गए। इसमें हमने अब इंडिया के मैप में आपको केरला, पंजाब और गुजरात, ये आपको खुद को ढूंढना है और उसको अपना होमवर्क समझिए। चलते हैं आगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल, हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। ये बताने की जरूरत आपको है नहीं कि हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, केरला ये सब हायर में है और आपका यूपी और बिहार डाउन में है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, प्लस में वहाँ रिसोर्सेज की भी कमी है। नई स्लाइड में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यदि हम यहाँ दो स्टेट को कंपेयर करें, हरियाणा और केरला, तो यहाँ क्या है कि हरियाणा जो है वो ज्यादा इनकम जनरेट करता है। आपको मैंने पहले बताया कि ज्यादा इनकम कौन जनरेट करता है, हरियाणा। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो केरला जो है वो हरियाणा के कंपेयर में कम वो करता है, इनकम जनरेट करता है। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है आगे सीखेंगे, डाउट में मत रखिए, आगे देखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब चीजें हम देखेंगे। और लिटरेसी रेट तो आपको पता होगा ना कि पर 100 आदमियों में कितने आदमी पढ़े लिखे हैं। जैसे इंडिया की लिटरेसी रेट है लगभग 74.04%। क्यों? क्योंकि 100 में से लगभग इतने ही आदमी पढ़े लिखे हैं। और इसमें भी वेरिएबल पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेंस की 82 के लगभग है और वुमेन्स की 65 के लगभग है। तो ये अलग अलग चीज है, अलग वेरिएशन है। तो इसमें बेसिकली ये डिस्कस करना था कि ये हरियाणा जो है वो इनकम अच्छी कमाता है, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज है, कौन सी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब हेल्थ की फैसिलिटी में पिछड़ा हुआ है। लिटरेसी रेट में केरला आगे है, इसका मतलब वो एजुकेशन में भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए वो डेवलपमेंट के एरिया में आगे नहीं आएगा। देखो पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज्यादा है, लेकिन इन दो रीजन में वो पिछड़ा हुआ है। क्या चीज बोली गई है, देखो आप देख रहे होंगे, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मतलब कि सिर्फ मनी ही वो चीज नहीं है जिससे कि आप वो सारी चीजें खरीद सकें जो कि आपको अच्छी लाइफ के लिए, जो आपकी अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। तो इसमें बेसिकली ये चीज आपको सीखनी थी। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, क्या क्या डिस्कस करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये भी अभी आपको डिस्कस करके बता देते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें तो 1000 जो बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया, उनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की उम्र तक आते आते डेथ कर गए। जैसे 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए, 1 साल के होने से पहले डेथ कर गए। तो ये होगी 24 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको पता लग गया हरियाणा पीछे है और केरला की स्कोर बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट में क्या होता है, प्रोपोर्शनल ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। क्या इसमें कौन से एज ग्रुप को शामिल किया जाता है, 7 साल से ऊपर के। अभी टोटल जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उससे हम लिटरेसी रेट को मेजर नहीं करेंगे, उसमें हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे जो कि 7 साल से कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो,
इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। इसको कैसे निकालते हैं हम कि 14 से 15 साल के बच्चे की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्होंने कितने स्कूल को अटेंड किया है, इससे हम निकाल लेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। अभी तक हमने कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन में हमने अलग अलग फैक्ट देखे, जैसे श्रीलंका का स्कोर इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी की साइज हम देखें तो वो कम है, पर कैपिटा इनकम देखें तो यहाँ की कम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है फिर भी इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसी कारण ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ज़्यादा आगे दिखे। तो ये हमें पता होना चाहिए था। अब हम इसमें देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने से पहले अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा बीएमआई, बीएमआई आपको पता होना चाहिए। बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, क्यों इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमने देखा एचडीआई और एचडीआर, उसके कंपोनेंट। एचडीआई बोलो, एचडीआई का यूज क्यों किया जाता है, एसडीआर देने के लिए। एसडीआर पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। अब इसमें एक चीज और याद रखना, एचडीआर जो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है वो तो है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी विभिन्न कंट्रियों के बीच में कंपैरिजन, लेकिन हमारे स्टेट के अंदर इंटरा नेशन की बात करें, हम हमारे कंट्री की बात करें तो उसमें भी एसडीआर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है, नीति आयोग। किसके द्वारा, नीति आयोग। क्राइटेरिया यानी मापदंड सारे वो ही रहेंगे जो यूएनडीपी लेता था। तो ये सब चीजें हमने देखी और मैप वर्क हमने किया, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। चलो आगे चलते हैं। ये देखो सस्टेनेबिलिटी और ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, जो सस्टेन हो। डेवलपमेंट कैसा हो, जो सस्टेन हो। डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेन। अब सस्टेन डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कोल माइनिंग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि इनसे दो नुकसान कर रहे हैं। एक तो कोल हम ज्यादा जलाएंगे तो क्या एमिट होगा, CO2। कारण क्या होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट की क्षति होगी ना, एनवायरमेंट भी कमजोर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर जो जनरेशन है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं छोड़ रहे। एक काम तो ये कर रहे हैं, प्लस में हम एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस एनवायरमेंट की जो कमी है, ये आगे जो हमारी फर्दर जो जनरेशन है उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो बेसिकली हम ये जाने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे वे में होना चाहिए जिसमें हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें। तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा, या जिसको मैंने आपको समझाया। तो आगे इसको आप लिखेंगे कैसे, वो भी होगा, देखते हैं आगे। Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation। वही सारी चीजें कि आप नीड्स को फुलफिल करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। Scientists have been warning that the some of the level of development are not sustainable. Some of example are overseas of groundwater, exhaustion of natural resources। जैसे हमारे विभिन्न स्टेटों की बात हम देखें,
रिपोर्ट्स, विभिन्न रिपोर्टों की हम देखें तो हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का। रिजल्ट क्या होगा कि बारिश इतनी हो नहीं रही, नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, तो फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसके लिए पानी की कमी होगी। तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी एबिलिटी को से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, कोल हो या आपका वाटर हो या आपका पेट्रोल, डीजल या गैस के रिसोर्सेज हो, उनका हम एक्सप्लॉयटेशन अंधाधुंध कर रहे हैं। उसका कारण, उसके दो रिजल्ट हो रहे हैं। एक तो हम तुरंत एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, एक हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए उनको भी हम खत्म करते जा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो क्या सकता है? आप एनर्जी के लिए कुछ ऐसे उपाय करो जिससे हमारी नीड्स भी पूरी हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी एबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोलर बहुत फोकस कर रही है, सारी कंट्री इस पे फोकस कर रही है कि क्योंकि सोलर क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप सूरज की जो गर्मी है या जो इंसोलेशन है उसको यूज कर सकते हैं, क्या? सोलर एनर्जी में। तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ना तो हम इसमें फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं, ना ही हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये एक हो सकता है इसमें। दूसरा, विंड। विंड भी एक ऐसी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसका यूज हम और भी एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी वही सारी शर्तें लागू होंगी। और भी एग्जांपल है 3 और 4। देखो, जो वेव्स होती हैं, ओशन वेव्स, उनमें भी पावर होता है। उस पावर से भी हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपका टाइडल वेव्स, यानी जब टाइड आता है, ज्वार भाटा जब आता है, तो उसमें बहुत अच्छी एनर्जी होती है, बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरता है, तो उससे भी हम बिजली बना सकते हैं। तो ये सब तरीके क्या है? सस्टेनेबल तरीके हैं। तो सस्टेन तरीके में हम डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। आगे लिखा है, अगेन वही परिभाषा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एक फेमस एनवायरमेंट के जो चिंतक थे वो हुए थे हॉर्मन। उन्होंने 1987 में ये कंसेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये उस समय नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे और जो वर्ल्ड कमीशन था फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट उसके चेयरमैन भी थे। तो ये आपको याद रखना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, समझने की कोई चीज नहीं है। आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर की सहायता से आपको दिखाया गया कि या तो आप पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कर इस तरह बनाएं, या फिर इस तरह सहेज कर रखें जो कि ग्रीन हो, हमारी पृथ्वी ग्रीन अर्थ। यानी उसमें क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं और जो एनर्जी एफिशिएंस तरीके हैं, मेथड्स हैं, जैसे सोलर, विंड, टाइड, इनका यूज करें और पृथ्वी को बचाकर रखें। अगली स्लाइड की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफर द वर्ल्ड ए प्लान फॉर सेविंग द अर्थ, ऑल्दो द आइडिया इज सिंपल, द टास्क इज सब्सटेंशियल। कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको मैंने बता दिया। इसमें कुछ चीज है वो देख लो। इट मीन्स meeting our objectives at the same time, social progress which recognize need of everyone, effective protection of environment, prudent use of natural resources, maintenance of high and stable level of economic growth and development। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी रखनी है, एम्प्लॉयमेंट भी रखना है, लेकिन कैसे मैनर में? नेचुरल रिसोर्सेज का हमें बहुत ही प्रूडेंट तरीके से, बहुत ही समझदारी भरे तरीके से यूज इसका करना है, तभी तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है वो पूरा होगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी, एक मिनट, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था।
ये अडेप्ट किए गए हैं किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने कितने गोल अडेप्ट किए हैं? 17। इनको पूरा करना कब तक है? 2030 तक। इसमें टारगेट कितने रखे गए हैं? 169। याद रखना आप, 17 गोल है, 169 टारगेट है, उनको 2030 तक हमें अचीव करना है। तब हमारी जो अप्रोच होगी वो कैसी होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो गोल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पॉवर्टी को मिटाना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन। इनइक्वलिटी को कम करना है। जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एंड गर्ल एम्पावरमेंट पर ध्यान देना है। इंप्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन। सिटीज को मोर सस्टेनेबल बनाना है। क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ना है। ओशन जो फॉरेस्ट है, ओशन और फॉरेस्ट जो कि हमारे CO2 को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी हमें बचाना है। तो ये लगभग 17 गोल्स हैं जो कि आप मोटा मोटी याद रख सकते हैं। चलते हैं फर्दर। अच्छी स्लाइड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो चीजें शो की गई हैं। बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखा गया है ये, और ये है इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड वेलबींग, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब जो हम हमारे इमीडिएट जो क्लाइमेट है उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो, ये बायोस्फीयर हो गया, ये आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इन सब के साथ जो हम हमारा रिलेशन या जो इंटरेक्शन करते हैं इन सब के साथ, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हर जगह किया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चा क्या करता है? अपना एक अलग इकोसिस्टम तैयार करता है। जैसे फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करेगा, वहां के रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा, वहां के टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, तो वो अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। तो ये होता है इकोसिस्टम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या करना है? इंप्रूव करना है लाइफस्टाइल और वेलबींग भी, लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम को भी बचाना है। तो ये हमें पता होना चाहिए था। एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये इसका एम होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हासिल करना है, लेकिन आपको एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से आपको बचाना है। ये देखिए, इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है? सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सब की जो बीच की स्थिति होगी, इनमें जो कोरिलेशन होगा, इनमें जो अच्छा हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलते हैं आगे। व्हाट आर द डिजायर्ड आउटकम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो डिजायर्स क्या क्या है, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां एक स्लाइड भी डाली है। क्लीन वाटर एंड एयर इंश्योर करना है। फर्टाइल सोयल एंड गुड फूड। क्या कर रहा है? किसान जो है ज्यादा पैदावार बढ़ाने के चक्कर में दिन पे दिन दुनिया भर के पेस्टिसाइड और दुनिया भर के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज करता है। उससे क्या है कि जो जमीन की फर्टिलिटी है वो कमजोर होती चली जा रही है, यानी सॉइल भी क्या हो रही है? डिग्रेड। तो उससे हमें बचाना है। ए लाइवलीहुड, ए हेल्दी इकोनॉमी। जितनी हेल्दी इकोनॉमी, जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतना अच्छा लाइवलीहुड होगा, ये हमने सीखा है। एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करना है। हेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का एक कंसेप्ट है जिस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सी लेवल बढ़ रहा है। क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो इरेगुलर हो रही है। जैसे बारिश का सीजन इरेगुलर हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत बड़ा स्पेल उसमें बढ़ रहा है, कभी 15 दिन का दे रहा है, 20 दिन का दे रहा है। पहले रेगुलर बारिश हुआ करती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सारे क्लाइमेटिकल जो चेंजेस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीज, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। सोशल कॉन्टैक्ट एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, वर्क, रेस्ट, सेलिब्रेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्न्स, ये सब इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसमें? क्या क्या हमें करना है? रिड्यूस डिपेंडेंसी अपॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन से है? जो जैविक ईंधन है, जैविक जो ईंधन है वो कौन कौन से है?
जैसे आप कोल का यूज मत करो, कोल की जगह अल्टरनेटिव क्या यूज करें मैंने आपको बताया। आप पेट्रोल से रिलेटेड जितने कार्बन है उनका यूज मत करो, गैस का यूज मत करो, क्योंकि इनसे क्या होता है कि ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। तो ये हमें करना है। अंडरग्राउंड मेटल एंड मिनरल्स, अंडरग्राउंड जो मेटल्स वाटर कुछ भी है उसको भी हमें क्या करना है, कम से कम यूज करना है। उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव हमें यूज ढूंढना है। रिड्यूस डिपेंडेंसी अपॉन सिंथेटिक केमिकल एंड अदर अननेचुरल सब्सटेंस, जो कि हम एग्रीकल्चरल में यूज करते हैं। उससे हमारा वाटर भी डिग्रेड होता है, पोल्यूट होता है और हमारी सॉइल भी होती है। तो ये भी हमें कम करना है। रिड्यूस एनक्रोचमेंट अपॉन नेचर, हो क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फॉरेस्ट कवर को लोग काटेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे तो फॉरेस्ट कवर दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसको हमें कम करना है। लास्ट है मीट ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली, कैसे हम एफिशिएंटली उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा है आपका, क्या है ये, आप अनुमान लगा रहे होंगे, ये है विंड एनर्जी का यूज करना, कैसे हवा से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था। इसको मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रूप में डिस्कस किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैप वर्क और अदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे नोट्स की फॉर्म में। की फैक्टर्स जो हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। थैंक यू।